नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं शशि सिराणा आपके लिए लेकर आया हूं आज ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने 9 पाकिस्तानी कैंप को टारगेट किया था, उसका रीज़न क्या था और किस किस तारीख को सारे अभियान चले थे, वो एक एक बात मैं आपके बीच लेकर आया हूं। तो नोटोरियस 9 कुख्यात 9 कैंप, वाई इंडिया हिट दैम, इंडिया ने उन्हें क्यों हिट किया, उसकी मैं डिटेल लेकर आया हूँ आपके बीच। तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आम नागरिकों के साथ साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और निश्चित रूप से आपको पता है, क्योंकि हाल ही की घटना है, तो करंट जीके के हर कंपटीशंस के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस में निश्चित है ऑपरेशन सिंदूर का क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो चलते हैं, हम पहली बात करें, हम 9 कैंप जो टारगेट किए गए थे। मुजफ्फराबाद में 2 कैंप टारगेट किए गए, एक कोटली में, गुलपुर में, भीमबेर में और सियालकोट में, सरजल में, मुरीदके में और बहावलपुर में। ये 9 कैंप टारगेट किए गए थे। इन कैंपों को टारगेट करने की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर के पहलगाम से। पहलगाम 21 अप्रैल 2025 तक एक कश्मीर का पर्यटक स्थल, जिसमें भारतीय सैलानी सैकड़ों की तादाद में घूमने जाते हैं। शांतिपूर्ण माहौल होता है, हंसी घाटियों के बीच सभी अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आनंद ले रहे होते हैं। वहीं उसके बाद 22 अप्रैल 2025, तारीख नोट कीजिएगा, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम के अंदर टेरर अटैक होता है और लगभग 26 भारतीय उसमें जो है मौत के घाट उतार दिए जाते हैं आतंकवादियों के द्वारा। तो 22 अप्रैल 2025 तारीख याद कीजिएगा, पहलगाम टेरर अटैक। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के अंदर टेरर अटैक होता है। आतंकवादी जो हैं आम नागरिकों पर हमला करते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके उपरांत पीएम आवास पर आपातकालीन मीटिंग आयोजित की जाती है। सभी सेनाओं के सेनाध्यक्ष उस मीटिंग में पहुंचते हैं और निर्णय लिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर का। 7 मई 2025 की सुबह आती है, जब 7 मई 2025 रात को 1:05 पर यह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जाता है। और भारत की 2 बेटियां जिन्होंने इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाया, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दोनों नाम ध्यान रखिएगा, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह 7 मई 2025 सुबह 1:05 यानी कि रात को 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रारंभ होता है। और ये दोनों जंबाज बेटियों की अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर जो है वो संचालित होता है। न केवल संचालित होता है बल्कि अपने अंजाम तक उसको पहुंचाया जाता है और 9 कैंपों को तबाह किया जाता है। वो 9 कैंप एक बार फिर आपके सामने है। मुजफ्फराबाद में 2 कैंप, कोटली, गुलपुर, भीमबेर, सियालकोट, सरजल, मुरीदके और बहावलपुर, स्थान याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक एक कैंप की कि किस कैंप को कब और क्यों टारगेट किया गया। सबसे पहला कैंप एक बार फिर देख लें, नोटेरियस 9, और हमारा जो टॉपिक है वाई इंडिया हिट दैम, इंडिया ने उन्हें क्यों हिट किया नोटेरियस 9 को। तो पहला, मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किमी दूर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय माना जाता है। इसको मसूद अजहर का निवास 2019 के पुलवामा हमले की योजना यहीं से बनाई गई थी। नोट कीजिएगा, पुलवामा हमले की योजना कहाँ से बनाई गई थी। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय माना जाता है, मसूद अजहर का निवास माना जाता है, मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर। उसके बाद मरकज तैयबा मुरीदके, मरकज तैयबा मुरीदके दूसरा नोट कीजिएगा, मरकज तैयबा मुरीदके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किमी लश्कर का मुख्यालय माना जाता है इसको। 26/11 के आतंकवादियों को ने यही प्रशिक्षण लिया था। 26/11 मुंबई के अंदर अटैक किए गए थे 26/11 को, तो उन्हें यही प्रशिक्षण जो है मरकज तैयबा में, ऐसा माना जाता है मरकज तैयबा मुरीदके में ही उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था। और ओसामा बिन लादेन, नाम सुना होगा आपने, अमेरिका से जुड़ा हुआ नाम है। व्हाइट हाउस पर अटैक हुआ था, अमेरिका के व्हाइट हाउस पर ओसामा बिन लादेन ने इसके निर्माण के लिए पाकिस्तान को 10 लाख रुपए जो है वो दिए थे।
मरकज़ तैयबा मुरीद के, नोट कीजिएगा महत्वपूर्ण बातें जो हैं। उसके बाद सरजाल सियालकोट, सियालकोट के अंदर अगला टारगेट किया गया सरजाल को। सरजाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 6 किमी। इसी मार्च में यानी कि मार्च 2025 में 4 पुलिसकर्मियों की हत्या के पीछे आतंकवादियों का हाथ था। वो यहीं से जो थे वो संचालित थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संचालित ये कैंप सरजाल सियालकोट। उसके बाद महमूना जोया सियालकोट, तो सियालकोट में 2 हो गए हैं, महमूना जोया सियालकोट और दूसरा सरजाल सियालकोट। तो सियालकोट में भी 2 हो गए हैं, महमूना जोया और सरजाल। एक एक बात आप नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आम नागरिकों के लिए जानना भी बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 12 किमी हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख प्रशिक्षण शिविर, महमूना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख प्रशिक्षण शिविर माना जाता है इसको। पठानकोट एयरबेस पर हमले का निर्देश यहीं से दिया गया था। पठानकोट एयरबेस पर जो हमले के डायरेक्शन थी, जो ऑर्डर थे वो यहीं से दिए गए थे, महमूना जोया सियालकोट से ही। अगला चले बरनाला भीमबेर, बरनाला भीमबेर 5वां कैंप जिसे डिस्ट्रॉय किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा 7 मई 2025 को। एलओसी से मात्र 9 किमी दूर है आईईईडीएस एक टेरर कैंप है, टेररिस्ट कैंप है आईईईडीएस कैंप। हथियार चलाना, जंगल में जीवित रहने के लिए प्रशिक्षण जो है यहाँ से दिया जाता है, बरनाला भीमबेर से। उसके बाद अब्बास कोटली, छठा अब्बास कोटली जिस पर अटैक किया गया 7 मई 2025 को। अब्बास कोटली एलओसी से मात्र 13 किलोमीटर दूर, एलओसी से मात्र 13 किलोमीटर दूर। एलओसी बोले तो लाइन ऑफ कंट्रोल, लश्कर के आत्मघाती हमलावरों के प्रशिक्षण का केंद्र है। आत्मघाती हमला क्या होता है, जिसमें वो स्वयं जीवित बम, मतलब कि अपने खुद के साथ एक बम अटैच करके जाते हैं और उस बम का वहाँ विस्फोट किया जाता है, वो स्वयं भी वहाँ मर जाते हैं और वहाँ आम नागरिकों को भी मौत के घाट उतारा जाता है। तो वो होते आत्मघाती बम, मतलब खुद भी मरते हैं और दूसरों को भी मारते हैं। तो लश्कर के आत्मघाती हमलावरों के प्रशिक्षण का केंद्र था अब्बास कोटली। उसके बाद गुलपुर कोटली जो है एलओसी से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। राजौरी पूंछ में लश्कर के आतंकियों का ठिकाना माना जाता है गुलपुर को। राजौरी पूंछ में लश्कर के आतंकियों का ठिकाना 20 अप्रैल 2023 को जो पूंछ में हमले हुए और 9 जून को तीर्थयात्रियों पर जो हमले हुए थे 2023 के अंदर, उसमें इसी कैंप के आतंकवादियों का जो हाथ है वो माना जाता है। राजौरी पूंछ में लश्कर के आतंकियों का यह ठिकाना है। उसके बाद स्वाई नाला मुजफ्फराबाद में 2 थे, स्वाई नाला मुजफ्फराबाद नियंत्रण रेखा से 30 किमी दूर लश्कर तैयबा का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र, स्वाई नाला मुजफ्फराबाद। उसके बाद सैयदना बिल्लाल मुजफ्फराबाद, तो JEM जैशे मोहम्मद का अड्डा माना जाता है इसको। हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंगों के लिए ये कैंप है सैयदना बिलाल मुजफ्फराबाद। तो ये 9 कैंप जो है इंडिया ने टारगेट किए थे। किसका संबंध किससे है, लश्कर से कौन सा है, जैशे मोहम्मद का कौन सा है, और जो पुलवामा अटैक हुआ वो कहाँ से हुआ, उसामा बिन लादेन ने किसको सहयोग किया था। तो वो सारा एक एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अलग से नोट रखिएगा। आने वाले कंपटीशन के अंदर निश्चित रूप से इसका क्वेश्चन जो है आने वाला है। अब 10 मई 2025 को जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता से सीज फायर होता है 10 मई 2025 को इंडिया और पाक के बीच। डेट नोट कीजिएगा, सीज फायर की डेट 10 मई 2025 को सीज फायर होता है। लेकिन पाकिस्तानी जो है उस सीज फायर का उल्लंघन कर देते हैं। तभी हमारे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का बयान आता है कि सीज फायर जो है अभी फाइनल नहीं है। पाकिस्तान सेना ने कुछ ही घंटे में सीज फायर समझौते का उल्लंघन कर दिया है और 12 मई को 12 बजे फिर मीटिंग आयोजित की जाएगी सीज फायर को लेकर। डीजीएमओ बैठक करेंगे। डीजीएमओ बोले तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, जिन पर जिम्मा होता है जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन, मतलब सेना की जो क्रियाविधियां होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उनको आयोजित किस प्रकार से किया जाना है, किस प्रकार से उनका संचालन किया जाना है,
वो सब डीजीएमओ के अंडर में ही चलता है। तो डीजीएमओ ही अंतिम निर्णय लेते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ। और हमारे भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का बयान आता है 10 मई को, जब पाकिस्तान सेना जो है सीज फायर का उल्लंघन करती है, उसमें जो हमारे डीजीएमओ राजीव घई हैं स्पष्ट बोलते हैं कि 12 मई को पुनः एक बार बैठक होगी। यदि इस दौरान सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो इंडियन आर्मी जो है वो अपनी जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको जारी रखेगी, किसी प्रकार का समझौता जो है वो पाकिस्तान से नहीं किया जाएगा। तो ये डीजीएमओ का बयान रहता है। 12 मई को फिर दोनों के बीच वार्ता होती है और फाइनली सीज फायर का जो निर्णय लिया गया था उसको मान्यता प्रदान की जाती है, और जो दोनों देशों के बीच तनाव था वो वही रुक जाता है। 12 मई 2025 को अंतिम तनाव जो है वो 12 मई 2025 को यहाँ रोक दिया जाता है। तो उस वक्त बहुत से भारतीयों के मन में था कि यार इस बार तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि काम स्टार्ट हो गया था उसको अंजाम तक लेकर जाना चाहिए था। इसी दौरान मेरे साथी अरुण उर्मेश जो गंगानगर के निवासी हैं, अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने एक गज़ल लिखी। मेरे भी मन में टीस थी कि यार नहीं, रुकना नहीं चाहिए था काम। तो उनकी गज़ल पढ़कर जो है मेरे विचार बिल्कुल बदल गए, कि फिर लगा कि अच्छा हुआ जो हुआ, रुक गया, युद्ध रुक गया तो अच्छा हुआ। तो मौजूदा हालात में अरुण उर्मेश जी की गज़ल मैं आपके बीच बोल रहा हूँ, सुना रहा हूँ आपको। खूब बहाने की बात करते हैं, बस मिटाने की बात करते हैं, जिसने देखी नहीं कभी सरहद पार जाने की बात करते हैं। जंग मसलों का हल नहीं है, जंग मसलों का हल नहीं है, फिर क्यों लड़ाने की बात करते हैं। जिसने खोया नहीं कोई अपना, गम भुलाने की बात करते हैं। लोग कायर समझते हैं उनको जो अमन लाने की बात करते हैं, जो अमन लाने की बात करते हैं। तो अमन, शांति और चैन किसी देश की खुशहाली, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। ऐसा ही मेरे साथी अरुण उर्मेश जी का कहना है और ऐसा ही मेरा मानना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको बेहतर लग रहे हैं, आपके लिए रोचक लग रहे हैं, आपके पास नई जानकारी आ रही है, तो कृपया हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाइए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ऑन कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।